Today we are going to discuss chapter second principle of management। बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम डेफिनेशन या फिर मीनिंग की बात करें तो प्रिंसिपल रेफर्स टू स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। या फिर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तो बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ये अगर हम जनरली बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू या फिर जिसके बिहाफ पर मैनेजर्स का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की तो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो फाइनेंस मैनेजर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो अगर उन दोनों का नेचर देखा जाए तो उन दोनों के नेचर में लिटिल बिट वेरिएशंस हो सकती हैं। लाइक मिस्टर ए जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हैं और मिस्टर बी जो है वो बहुत ही रिजिड हैं। तो दोनों का जो काम करने का तरीका हो सकता है, एक तो वो एम्प्लॉयज़ के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंक होकर के फ्रेंडली होकर के काम करेंगे, दूसरे जो हैं जो रिजिड होकर के उनको थ्रेटन कर करके काम करवाएंगे, उनको जॉब सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करके। तो इन दोनों के जो वर्किंग क्राइटेरिया हैं या फिर काम करने का जो वे है, प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ऐसे डिफरेंसेस को रिमूव करने का काम करते हैं। मतलब कि ये एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके बिहाफ पर मैनेजर्स जो हैं अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या फिर अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस को ला सकते हैं, कुछ चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो एम्प्लॉयर या फिर मेंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ लाता है, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पर हमको काम करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल दो लोगों ने दिए हुए हैं। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, अगर हम 12th लेवल की बात करें तो दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए हैं। एक तो है हमारे हेनरी फ्योल और सेकंड है हमारे F.W. टेलर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वो हेनरी फ्योल जी ने दिए हैं और अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करें तो वो F.W. टेलर ने दिए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है 14 प्रिंसिपल हैं जो कि हेनरी फ्योल ने दिए, जो कहीं ना कहीं किसी फंडामेंटल ट्रूथ को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज अ गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शंस। कहीं ना कहीं ये जो हैं या फिर हमको पूरी तरीके से प्रॉपरली एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके बिहाफ पर अपने मैनेजमेंट एक्शंस को जनरेट करना है या फिर इनिशिएट करना है। They are drawn up by means of observation, analysis of event that manager encounter in practice। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं ये पूरी तरीके से ऑब्जर्व किए गए हैं, पूरी तरीके से एनालाइज किए गए हैं और उसके बाद से प्रिंसिपल जो हैं वो बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये 14 प्रिंसिपल हैं। अभी आज के लेक्चर में जितने भी रिकवर हो पाते हैं हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो इसके अगर हम इस सिर्फ इतने प्रिंसिपल के नेम को अगर हमें आइडेंटिफाई करें या फिर इसको ब्रेक करें तो पूरी डेफिनेशन इसकी निकल जाएगी या फिर पूरा इसका जो सेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क की। In practice, employees are specialized in different areas and they have different skills. Different level of expertise can be distinguished within the knowledge areas from generalist to specialist. Personal and professional development support this. According to Henry Fayol, specialization promote efficiency and workforce and increase productivity। तो क्लियर हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ नहीं हो सकते। वो अपने ही अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज़ होते हैं और उनकी एक्सपर्टाइजनेस का या फिर उनके स्किल्ड होने का या फिर उसके बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होने का तो हमें उनका जो है बेनिफिट लेना होता है। तो लिखा है कि इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज़। वो हर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग एम्प्लॉय जो हैं वो अलग अलग एरिया में एफिशिएंट हो सकते हैं या फिर वो उस फील्ड में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज
कैन बी डिस्टिंग्विश विद इन द नॉलेज एरियाज़, मतलब कि हर लेवल की जो एक्सपर्टाइज है वो अलग अलग तरीके से उसको जज की जा सकती है, या फिर उनका जो मतलब स्किल्ड होने का जो वे है या फिर एक लेवल है, हर एक मतलब एरिया में ज़्यादा ही एफिशिएंट हो सकता है। फ्रॉम जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। लाइक अगर हम एक बात करें स्कूल में टीचर्स की, तो देखो हर टीचर, कोई भी एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा सकता, कोई भी एक टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा सकता। जैसे अगर कोई टीचर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता है तो वो बिजनेस स्टडीज़ में एक्सपर्ट होगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है तो वो उस इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टाइज होगा। तो ऐसे मतलब कि हर एक पर्सन की एक एफिशिएंसी स्किल्ड होती है, या फिर एक एफिशिएंसी एरिया होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा से एक्सपर्टाइज रहता है, स्पेशलाइज रहता है। तो उस स्पेशलाइज हेनरी फ्यूल कहते हैं कि जो ओवरऑल टास्क है उसको कुछ स्मॉल यूनिट्स में जो है डिवाइड कर दो, मतलब डिवीज़न ऑफ वर्क कि जो होल टास्क है डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, पूरे टास्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो, जिससे कि जो भी जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा वो उस काम को करके अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी और प्रॉपर इफेक्टिवनेस का यूज़ कर सकता है। तो हेनरी फ्यूल का पहला प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क ये यही मतलब सजेस्ट करता है कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आपको बहुत सारा कोई बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो, और उस यूनिट्स को करने के लिए या फिर उस छोटी छोटी इकाइयों को पूरा करने के लिए उन्हें ही डेलीगेट करो जो पावर है, या फिर उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं या फिर जो उस फील्ड में स्पेशलाइज हैं। जिससे कि क्या होगा कि अगर मान लो कि मैं बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाती हूँ और मुझे कंटिन्यूस बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, तो मैं उस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हूँ और मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, उस मामले में मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, मेरा जो बात करने का तरीका है या फिर मेरा जो समझाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि हेनरी फ्यूल कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों तरीके से काम हो, तो आपको करना होगा कि पूरे होल प्रोजेक्ट को किसी एक को ना सौंप कर उसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो, और उसके लिए आप स्पेशलाइज पर्सन को डेलीगेट कर दो, जिससे कि वो अपनी पूरी स्पेशलाइजेशन का या फिर अपने एक्सपर्टाइजनेस का पूरा यूज कर सकें। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क। इससे होता क्या है कि जो वर्कर्स जो हैं वो जब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे, लाइक मुझे बोल दिया जाए कि हाँ तुमको एक चेयर पे पेंट करना है, मैं कंटिन्यूस उस पर पेंट कर रही हूँ, या फिर मेरा रेगुलर काम उस पर पेंट करना है, तो मैं बहुत अच्छा पेंट कर सकती हूँ, या फिर मैं बहुत कम टाइम में बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छा एफर्ट्स दिखा सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि पर्सन के जो एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड, अगर हम बात करें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो in order to get things done in an organization, management has the authority to give order to the employees। मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम किसी से लेना है या फिर कुछ काम करना है, तो आपको अपनी कुछ अथॉरिटी जो है एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स विद दिस अथॉरिटी केयर्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अथॉरिटी किसी को देते हो तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसकी बनती हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, द accompanying power or authority give the management the right to give order to the subordinate. In other words, authority and responsibility go together and they are two sides of the same coin। मतलब authority, responsibility, and third one is accountability। तो अभी हम बात करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं कि अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे। तो ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ काम करवाना है या फिर कुछ काम अच्छे तरीके से करवाना है, तो आपको चाहिए कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करो। अब अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स योर ऑब्लिगेशंस। कि मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी मार्केट में शाओमी के फ़ोन चल रहे हैं, तो शाओमी ने अपना सेल फोरकास्ट है उसको देखते हुए बोला कि 10,000 प्रोडक्ट जो हैं, 10,000 जो हमारी प्रोडक्शन है उसको और इंक्रीज़ कर दो। तो ये रहा मेरा अथॉरिटी।
लेकिन जब ये अथॉरिटी मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को दी तो उनकी ऑब्लिगेशंस क्या बनती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती हैं कि वो मैंने जो भी टाइम दिया है उस टाइम में उस 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करके मुझे दिखाएं। तो ये था कि आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आपको जब पावर दी गई है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर उस जो काम को कंप्लीट करना है वो आप उस ऑब्लिगेशंस को भी कंप्लीट करो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन मीन्स क्या रहता है, रूल्स रेगुलेशंस। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको चाहिए कि सिमिलैरिटीज़ हों, ठीक है, आपको चाहिए कि वर्किंग बहुत स्मूथ चलती रहे, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के, बिना किसी डिस्प्यूट्स के काम अच्छा चलता रहे, तो आपको वहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन को बूम पीरियड तक लेके जा सकता है या फिर उसको बूम टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है। तो अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो रहता है कि जो आपकी सुपरवाइजरी लेवल है, मतलब सुपरवाइजरिंग है, वो हर लेवल पर परफेक्ट चलती रहे। जैसे अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में कुछ हेड बॉय हेड गर्ल्स होते हैं, देन फिर उनके सुपीरियर टीचर्स होते हैं, फिर टीचर्स के सुपीरियर एचओडीज़ होते हैं, एचओडी के बाद फिर आपके जो आपके वाइस प्रिंसिपल हैं या फिर प्रिंसिपल आते हैं। तो इस तरह से हर लेवल पर अगर सुपरवाइजिंग बहुत अच्छे से होती रहे, मॉनिटरिंग अच्छे से होती रहे, तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। सेकेंड है आपका फेयर जजमेंट, ठीक है, सबके साथ में इक्वल जजमेंट और काइंडनेस होना चाहिए। थर्ड है आपका कि आप उनको मतलब जुडिशियस पेनाल्टीज़ की बात करो कि अगर उनसे किसी भी टाइप की कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे आप लिखा होता है कि नो स्मोकिंग इज़ अलाउड, तो अगर आपको मना किया गया है कि आपके कैंपस में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अगर फिर भी आप करते हो तो आपके लिए कुछ पेनाल्टीज़ रहनी चाहिए। तो ये था आपका डिसिप्लिन। फोर्थ हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स द मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड means that an individual employee should receive orders from the manager and that the employee is answerable to that manager। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं। कमांड मतलब कि हमको कमांड मिलना। तो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कि एक एम्प्लॉय को उसका एक ही बॉस उसे कमांड करे। जब उसे डिफरेंट लेवल से डिफरेंट टाइप से उसको कमांड मिलेगी, तब क्या होता है कि उसकी जो उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, या फिर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि मैं किसका काम पहले करके दूं, किसका काम बाद में करके दूं। फिर वो खुद से झूठ भी बोलने लग जाएगा, मतलब खुद से एक्सक्यूज़ जो है वो ढूंढने लग जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कि हमेशा एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब एक वन सबॉर्डिनेट हैव वन सुपीरियर, कि अगर मुझको एक ही पर्सन से जब कमांड मिलेगी तो मैं उसको पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में उस वर्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि जो आपका कोई भी इंडिविजुअल जो है, अगर उसको कुछ टारगेट मिल रहे हैं या फिर उसको कुछ अथॉरिटीज़ दी जा रही हैं, तो वो सिर्फ सिंगल पर्सन से मिलनी चाहिए। जब डिफरेंट लेवल से अगर मैं बात करूं कि कोई सेल मैनेजर है या फिर सेल पर्सन है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कमांड करे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कमांड करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कमांड करे। अब इसमें क्या होगा कि वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, और अगर किसी का काम उसने कर दिया और किसी का काम रह गया, तो पता चलेगा कि उसके जो सुपीरियर हैं उनके बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। या फिर कई बार क्या होगा कि उसने तीनों को ही एक्सक्यूज़ दे करके मना कर दिया कि मैं किसी का काम नहीं कर रहा, या फिर उसने बहाने बना दिया और काम से बच गया। तो ये था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फोकस एंड यूनिटी। ठीक है, इसमें रहता है कि आपको फोकस और यूनिटी को मेंटेन करना है। ऑल एम्प्लॉयज डिलीवर द सेम एक्टिविटीज देन कैन बी लिंक्ड टू सेम ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पाथ होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मतलब कि पर हेड या फिर पर पर्सन पर डिपार्टमेंट जब आपके गोल चेंज होने लग जाएंगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट से लोग आते हैं और हर
हर पर्सन की जो नीड है, हर पर्सन का जो वे है वो अलग अलग हो सकता है। तो जब तक और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप गोल को अचीव करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबका, सारे ही एम्प्लॉयज़ का जो मतलब कि कहते हैं ना कि वन टीम वन ऑब्जेक्टिव, कि एक पर्सन जो है या फिर जितने भी एक टीम है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेम एक्टिविटीज़ में जब वो इंगेज रहेंगे तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल एक्टिविटीज़ मस्ट बी कैरिड आउट वन ग्रुप दैट वन फॉर्म आर टीम, मतलब एक ग्रुप जो है वो पूरे या फिर एक जो टीम है वो सारे जो है वो एक ही एक्टिविटी को कैरी करें। दीज एक्टिविटी मस्ट बी डिस्क्राइब इन अ प्लान ऑफ एक्शन, कि जो भी आपका प्लान बनाया गया होगा या फिर जो भी आपने प्लानिंग की होगी उस प्लानिंग में आपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ या फिर उनकी एक्टिविटीज़ बता दी होंगी। इसमें अगर एम्प्लॉय जो है वो हर पर्सन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाएँ, डिफ़र कर जाएँ, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या रहता है कि देयर आर ऑलवेज ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट काइंड के मतलब इंटरेस्ट हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वेल, हेनरी फ्यूल इंडिकेटेड दैट पर्सनल इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये पूरा जो प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि अगर मेरा कोई प्रॉफिट है तो मैं उस प्रॉफिट को या फिर मैं अपने ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ में मर्ज कर लूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है तो मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ में मर्ज कर लूँ। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चलूँगी तो मेरे माइंड में किसी भी टाइप का डिसऑनेस्टी क्रिएट नहीं होगी, किसी भी टाइप का ये नहीं होगा कि मैं अपना भला कर लूँ और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीछे छूट जाए। तो जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है जनरल इंटरेस्ट के साथ में मर्ज हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, तो एम्प्लॉय जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने लग जाता है और जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो उसको भी प्रॉफिट होगा। जब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है देन तभी वो अपने भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। जैसे लिखा है कि द प्राइमरी फोकस इज़ ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट टू दोज ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि हमारा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मान लो कि मैं वहाँ पर परचेज मैनेजर हूँ, मुझे कोई सामान जो है वो सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बजट ज़्यादा का दे रखा है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट लूँ और कम बजट में लूँ। मुझे जहाँ से ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो लूँ। अब प्रॉफिटेबल लेने के बाद भी ये नहीं कि जो रिमेनिंग पैसा है वो मैं अपनी पॉकेट में डालूँ, वो मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को पे बैक करूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बचत होगी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, तो वो कहीं ना कहीं मेरी भी सैलरी हाइक करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में मेरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हुआ। तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट है आपका रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर जिसे हम बोलते हैं सैलरी वेजेस। तो रेमुनरेशन जो है, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर क्लोज टू वन अनदर एज फॉर एज स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, कि अगर आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाओ, पीक लेवल पर ले जाओ, तो वहाँ पर मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं। कि प्रोडक्टिविटी जो है वो तभी हाई होगी जब मोटिवेशन लेवल जो है हाई रहेगा। और मोटिवेशन लेवल किससे हाई होता है? देखो, वैसे तो मोटिवेशन के दो तरीके हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल की, कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को तभी हाइक करेगा, तभी उसे हाइक रखेगा जब उसका मोटिवेशन लेवल हाइक होगा। और मोटिवेशन लेवल तब हाइक हो सकता है जब उसको अच्छी सैलरी मिलती हो। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर्ग्यू दैट द रेमुनरेशन शुड बी सफिशिएंट टू कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। देखो, रेमुनरेशन का भी क्या रहता है कि हेनरी फ्यूल कहते हैं कि 3 तरीके से सैलरी दो। एक तो कम्पिटिटिव होनी चाहिए सैलरी। अब मान लो कि और मार्केट में चल रहा है 4,000 रुपये सैलरी और मैं किसी को दूँ 3,000, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग दो। जैसे जो भी सैलरी या फिर वेजेस एक्ट बना है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि अभी भी किसी भी एम्प्लॉय को 8,000 से कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, मतलब एक बेसिक पर्सन को अपनी सर्वाइविंग के लिए 8,000 रुपये ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग। और थर्ड जो है उसकी
एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर कि वो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जितना ज़्यादा मेहनती है, जितना ज़्यादा स्पेशलाइज है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी को दो। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो रहते हैं वो हमेशा से मोटिवेट हो रहते हैं, और जब वो मोटिवेट होकर के काम करेंगे, जब उनको सैलरी का लालच रहेगा, उन पूरी तरीके से वो खुश हैं, उनको सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है, तब वो क्या करेंगे, काम को अच्छा करेंगे। जिसे मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन दोनों जो हैं इंगेज रहते हैं, कि अगर आप अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हो देन कि आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में।